नमस्कार, उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चंपावत के नेपाल सीमा से लगे सभी सीमांत क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। आपको बता दें कि टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमांत क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को सीमा पर तैनात एसएसबी के साथ संयोजन बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी होटल और धर्मशालाओं में सघन चेकिंग की जा रही है और सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो 26 जनवरी का हमारा पर्व है, उसको देखते हुए जितने भी हमारे होटल, रिजॉर्ट या अन्य जो भी धर्मशाला हैं, इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का चेकिंग की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी जो है सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र से चेकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही जो हमारे बॉर्डर पे अन्य एजेंसियां हैं, तो उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट कर रखा है और उनके साथ ज्वाइंट चेकिंग भी करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है कि आगामी पर्व को लेकर के किसी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज़ न फैले। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर कहा कि 70% लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं। वहां की दुकानें खुल रही हैं, लोग अपना रोजमर्रा के काम में जुटे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश में जल्द ही यात्रा सीजन भी शुरू होने वाला है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जोशीमठ को लेकर राजनीति ना हो, इस पर सभी सकारात्मक सोच रखें। आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ के चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहां लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये जरूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीजें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है या मैं कहूं कि आजीविका चलती है। उधर उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल कराने वालों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएम धामी ने कहा कि नकल किसी भी तरह से हो, उसको लेकर सरकार कानून ला रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर राजभवन में प्रदेश में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रदेश सरकार के इस तरह से अधिकारियों को प्रोत्साहित करने को अधिकारी एक अच्छा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और वे भी आगे भी अच्छे कार्य कर सकेंगे। तो प्रदेश में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आपको बताते चलें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जहां पर अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं अधिकारियों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आगे भविष्य में और भी अच्छे काम करने का
प्रोत्साहन मिलता है। जवान ही हमारी मेन है, हम तो फिर भी सिर्फ उनके पीछे खड़े होते हैं। और बाकी आज के कार्यालय में हमें गवर्नर साहब ने बुलाया है, सम्मानित किया है हमारा, और हमें प्रोत्साहन दिया है कि अब आगे और अच्छा काम ऐसे ही करते रहें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा शिकायतें विभिन्न विभागों की थी, जिसके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार के द्वारा हर ब्लॉकों में सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अनुसार जो है आज हमने बाड़ी छिना में एक जनता शिविर लगाया है, जनता दरबार भी लगाया है, लोगों की भी सुनी है, बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया है और इसमें सैकड़ों लोग आज प्रतिभागी हुए हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी शिकायतें भी की हैं। हमारे यहाँ पे सांसद जी भी हैं, जिलाधिकारी भी हैं, जिले के सभी अधिकारी हैं। सभी पहला की जो शिकायत है, कृपया शिकायत करता मंच को तो आपको बता दें कि मंत्री ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर धन सिंह रावत जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने जनता दरबार लगाया था और जनता दरबार में दूर दराज से लोग पहुंचे थे, जहां पर अधिकारियों को जल्द लोगों की समस्या के निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे। उधर जोशीमठ आपदा के बाद अब बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ के समीप बन रहे हेलंग बाईपास का भविष्य लटकता नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलंग बाईपास के निर्माण के काम को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच दी गई थी, जिसमें आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक जांच करके सरकार को बताएंगे कि हेलंग बाईपास के बनने से जोशीमठ को खतरा है या नहीं। साथ ही कहा कि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं, वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे सरकार इस निर्माण को लेकर अंतिम निर्णय ले सके। तो हेलंग बाईपास को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि हेलंग बाईपास की जांच आईआईटी रुड़की कर रही है। जोशीमठ आपदा के बाद अब आपको बता दें कि ये बाईपास को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून में केंद्रीय संचार सूचना भारत सरकार की कार्यालय पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव क्षेत्र प्रदर्शनी और उत्तराखंड और कर्नाटक की झलकियां को दर्शाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं डॉक्टर संतोष आशीष निदेशक ने कहा कि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक विभाग की ओर से कई कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसमें टोटल 8 स्टॉल लगाने हैं, जिसमें 15 विभाग शामिल होने वाले हैं। नमामि गंगे से लेकर खाद्य विभाग शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को महामहिम राज्यपाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। रहे हैं और जिसमें लगभग 15 विभाग, जिसमें खासकर एमएसएमई अपने स्टॉल्स लगा रहा है, 30 स्टॉल,
खादी अपनी 40 स्टॉल लगा रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगा रहा है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, बाल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सभी विभाग हमारे साथ उपस्थित हैं। नमामि गंगे का हमारे साथ इसमें सहयोग है और खादी का तो है ही, और इन सभी विभागों का हमारे साथ सहयोग है। उधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप जवालकर और कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ कई जिलों के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप जवालकर का कहना है कि आज भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्हें प्रजातंत्र की प्रणाली के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय आयोग हमारा निर्वाचन का है, उनके द्वारा यह एक परिपाटी बनी हुई है कि जिस दिन इसकी स्थापना हो गई थी उस दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उस समय इस क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं, उसका प्रचार प्रसार में जो कार्य करते हैं, नए वोटर्स हैं, ऐसे विविध क्षेत्र के व्यक्ति जिन्होंने इस निर्वाचन की प्रक्रिया को और सबल बनाने में मदद करी हुई है, निर्वाचन जो है निष्पक्ष रूप से जो है कराने में मदद करी हुई है। उधर देहरादून जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भेंट किए जाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जा रही है, जिसमें कपड़े भेंट करने के लिए बॉक्स लगाया गया है। देहरादून जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्म कपड़े नहीं मिल पाते, इनके लिए जिला प्रशासन की ओर से ये पहल की जा रही है। उन्होंने आम जनमानस से अनुरोध किया है कि जिनके पास अतिरिक्त गर्म कपड़े हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह स्मार्ट सिटी की बस में रखें, बॉक्स में कपड़े भेंट कर सकते हैं। और आम जनता भी देहरादून जिला प्रशासन की मुहिम का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। इस पहल को बताते हुए लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि इसमें सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करें। काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि इससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक तो कपड़ों की जो प्रॉब्लम होगी, इशू है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छा स्टेप है। और क्योंकि जैसे हमारे पास काफ़ी वेस्ट कपड़े होते हैं जिनको हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं या किसी रिसाइकल नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम ऐसे कपड़े किसी नीडी को दे पाएँ। तो ये सरकार की पहल को किस तरह से देखते हैं? ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, इसमें सबको आगे आके हिस्सा लेना चाहिए। काफ़ी लोग डालते हैं हमें कपड़े, अच्छा ही चल रहा है। आप लोगों से और क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों से ये अपील है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े डालें, ये गरीबों के काम आएंगे। आपका नाम? अंकित कुमार। चीज़ें घर में पड़े हुए हैं, डालने से इसमें डालेंगे, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये मुहिम कैसी है सरकार की, तो बताइए। अच्छी है। चीज़ें घर में पड़े हुए हैं, डालने से इसमें डालेंगे, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये मुहिम कैसी है सरकार की, तो बताइए। अच्छी है। रैन बसेरे में ये पहले से क्योंकि शीतलहर आ रही थी, तो जो नगर पालिका के हमारे नगर निगम के हमारे रैन बसेरे हैं और जो जहाँ जहाँ नगर पालिका है वहाँ पे सब जगह हमने बेडिंग की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था और वहाँ पे टॉयलेट जो हैं उनको ठीक ठाक कर लिया जाए, इसके ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस थे और सभी जगह से हम अपडेट लेते रहते हैं। उधर पूर्व विधायक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी 15 सूत्रीय सुझावों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद पूर्व विधायक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम समसामयिक मुद्दों पर अपनी बातचीत साझा की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लकीराम जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि संगठन के मुहाने पर रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले अधिकारी निशाने पर है। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उत्तराखंड में विस्थापन नीति के तहत लोगों को बसाया जाए। आग की जद में आने वाले लकड़ी के मकान को आपदा नीति में शामिल किया जाए ताकि जमीनी तौर पर प्रभावितों को मदद मिल सके। पूर्व विधायक संगठन ने राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार ठोस रणनीति, मूल निवास अनिवार्य रूप से लागू करने, पलायन पर ठोस रणनीति बनाने, पर्यटन और उद्यान के लिए ठोस नीति, भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था का सुनिश्चितकरण जैसे मुद्दों की पैरवी की है। सुझाव मुख्य रूप से 15 सुझाव हमने संकलित किए हैं। जो सुझाव तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन जो संकलित किया हमने 15 सुझाव संकलित किए हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे वो ये था कि प्रदेश में जो IAS अधिकारियों की, रिटायर्ड अधिकारियों की जो पुनर्नियुक्ति की परंपरा है यहाँ प्रदेश में, वो पुनर्नियुक्ति की परंपरा जो है बंद होनी चाहिए। उसमें जो है कई अधिकारी ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद 15-15, 20-20 साल से अभी तक जो है पदों पर जमे हुए हैं, वो कभी रिटायर ही नहीं होने वाले, तो इसको बंद करना चाहिए। दूसरा ये कि जो नियुक्तियां होती है यहाँ, उसमें जो ठेका के माध्यम से जो आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेका जो एजेंसियां है, वो जो है ठेके के रूप में वो जो नियुक्ति के आधार पर जो मानदेय मिलता है सरकार से, उसमें से ज्यादा धन जो वो स्वयं डकार जाते हैं। उधर एआईसीसी के पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को लूटो और अपनी पूंजीपति मित्रों को छूट दो। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज डालने का काम किया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मोहन प्रकाश ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों को भी अपने मित्र कारोबारियों को बेचने का काम कर रही है। सामाजिक परिवर्तन की यात्रा थी, ये सत्ता परिवर्तन की यात्रा। लोकसभा विधानसभा देश में आज आप सोचिए कि अगर हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हम कहां बचेंगे। आज जो हमला संविधान पर होगा, और यह हमला उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर हो रहा, और कह रहे हैं कि देश के जो मूलभूत संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन होगा। तो ये कितनी खतरनाक बात। आज पूरे देश में 25 जनवरी को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज मतदाता दिवस को एक संकल्प के रूप में जसपुर कोतवाली में कोतवाल प्रभारी निरीक्षक ने समस्त सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को शपथ दिलाई। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका कर्मचारियों को और बूथ केंद्रों पर VLO ने अपने अपने बूथों पर मतदाताओं के साथ शपथ ली। शपथ लेते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने संबंधित जानकारी दी जाती है। तो 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम पुलिसकर्मियों को और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है। सभी को अपनी मताधिकार का इस्तेमाल करने, मुख्य तौर पर जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं उन्हें जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएं।
25 जनवरी में बैठे हैं सभी बीएलओ यहाँ पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए। 18 साल के जो हमारे नए अभी मतदाता भावी मतदाता हुए हैं उनके पहचान पत्र बना रहे हैं हम सारे यहाँ पर, और निष्पक्ष होकर मतदान के लिए सभी जनता को प्रेरित कर रहे हैं। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जिसे हम 25 जनवरी के रूप में यहाँ पे मना रहे हैं। आज के दिन फॉर्म 6, 7, 8 सभी भरे जाते हैं। जो नए प्रत्याशी हैं वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के बड़े हुए बच्चे भी अपना फार्म 6 भर सकते हैं। अगर किसी को कोई करेक्शन करवाना है तो फार्म 7 भर सकता है, 8 भर सकता है। अगर किसी को कैंसिलेशन कराना है या किसी की मृत्यु हो गई है उसके लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं। और आज का जो मतदाता दिवस है ये नई पीढ़ी के। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।